नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज इसमें हमारी क्लास 10th की भौतिक विज्ञान की तीसरी क्लास है। इससे पहले आपकी 2 क्लास अपलोड हो चुकी है। सबसे पहले आप वो 2 क्लास देखिए, फिर आपको आगे समझ में आएगा। तो बच्चों, आज इसमें हम देखेंगे गोली दर्पण कि गोली दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर और बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। तो बच्चों, आपकी जो हेडिंग है, आपकी हेडिंग होगी गोली दर्पण। तो बच्चों, इसमें हम समझेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। फिर आगे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो बच्चों, हेडिंग आपकी क्या होगी? गोली दर्पण। तो जरा गोली दर्पण की परिभाषा समझना। यदि किसी कांच के खोखले गोले को, ठीक है, मान लो कोई कांच का क्या है, खोखला गोला है और उसको हम बीच से काट दें। बात समझ में आ रही? अगर मान लो ये कोई कांच का क्या है, खोखला गोला है और अगर इसको हम बीच से काट दें तो एक भाग ये बनेगा, एक भाग ये बनेगा। बात समझ में आई? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है तो इस प्रकार जो प्राप्त दर्पण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाएगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, परिभाषा आपका होगा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या लाल ऑक्साइड का पेंट लगाकर दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाएगा। गोली दर्पण कहलाएगा या कहलाता है? बात देखिए, गोली दर्पण कहलाता है। क्या बच्चों, परिभाषा में कोई दिक्कत? बात समझ में आई? जैसे मान लो यहाँ पे समझते हैं जरा एक चित्र बनाकर। मान लो ये कोई कांच का क्या है, खोखला गोला है और ये कैसा है, पारदर्शी है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? और अगर इसको हम बीच से ऐसे काट दें, ठीक है, बीच से क्या करें, इसको हम बीच से इसको काट दें और काटने पर कितने भाग बन जाएंगे? 2 भाग बन जाएंगे। मान लो ये बीच से, ये बीच से हमने काट दिया, इसमें कितने भाग बन गए? 2 भाग बन गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसके एक पृष्ठ पर, ठीक है, इसके मान लो ये दूसरा वाला चित्र यहाँ बनाते हैं नीचे, इसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें। ये जो ऐसे डैश डैश कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? पॉलिश बोलेंगे। इसके एक पृष्ठ पे इधर पॉलिश हो गया, एक इधर पृष्ठ पे पॉलिश हो गया। तो इस तरह जो हमारा प्राप्त दर्पण होगा यही हमारा क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाएगा। क्या बच्चों, यहाँ पे आपको इतनी बातें समझ में आई? यही हमारा क्या कहलाएगा? गोली दर्पण कहलाएगा।
इतनी बात समझ में आए बच्चों। जैसा यहाँ पे अगर हम बात करें, आप यहाँ हमारे हाथ में देख रहे होंगे, ये एक क्या है, दर्पण है, ठीक है। अभी इसके बारे में भी बताएंगे, ये कौन सा दर्पण है, क्या है, सभी चीज़ें बताएंगे। आप इसके पीछे देखेंगे, ये क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। यही इसके पीछे क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। यही हमारा ही क्या कहलाएगा, गोली दर्पण कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? हाँ, तो फिर आगे चलते हैं, ठीक। इस चित्र को हटाएंगे ज़रा। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे। अब इसमें बात आती है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसे क्या के लिखेंगे, गोली दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई? गोली दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब ज़रा यहाँ पे आप सोच भी सकते हैं, मान लो ये कांच का खोखला गोला था, काट कर ही एक ये बना, ठीक है, एक दर्पण ये इधर बना, फिर दूसरा वाला जो बना ये बना। तो क्या ये दोनों हमारे दर्पण कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो इसी में क्या कहलाएंगे, ये हमारे गोली दर्पण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला जो होगा आपका, पहला जो होगा अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, ठीक। दूसरा जो होगा वो आपका बनेगा उत्तल दर्पण। बात समझ में आए बच्चों? कौन बनेगा? उत्तल दर्पण, ठीक। पहला क्या है, अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। अब इसमें हम ये सोचेंगे कि सर किसको बोले अवतल और किसको बोले उत्तल। तो बच्चों टेंशन नहीं करना, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अवतल किसको बोलेंगे और उत्तल किसको बोलेंगे। आप यहाँ पे आपको याद होगा, एक भाग ये बना, ठीक, और एक भाग ये बना था। इसके इस तरफ पॉलिश कर दिया गया था, ठीक। और जिस तरफ पॉलिश किया रहता है वो परावर्तक नहीं होता, जिस तरफ नहीं किया रहता है वही हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इधर ये पॉलिश किया हुआ है तो ये हमारा परावर्तक नहीं कहलाएगा। ये हमारा जो चिकना पृष्ठ है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला पृष्ठ है, यही हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इधर भी इसको हम पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक। अभी ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अभी सभी चीज़ें बताएंगे आपको, परेशान मत हो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना जरा, क्या ये जो इसका पॉलिश किया हुआ भाग है वो बाहर की तरफ है, या फिर बात करें ये जो चिकना वाला पृष्ठ है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इसी को ही हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और इसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। बात समझ में आई? अगर आपको याद रखने की ट्रिक चाहिए तो देखो, उ से उत्तल तो उ से उभरा हुआ। बात समझ में आई? अभी इसकी परिभाषा लिखाएंगे, ठीक। तो आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण, एक एक करके समझेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, जरा ध्यान से समझना। जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से, दबे हुए बोलो या फिर धंसे हुए बोलो, बात एक है। दबे हुए भाग से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों? क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। आइए इसका चित्र देखें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब प्रकाश का परावर्तन जो है दर्पण के किस भाग से हो, दबे हुए भाग से हो। तो बना लेते हैं बच्चों, ये हमारा हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, दबा हुआ भाग हो गया, और ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा, ये ध्रुव P कहलाएगा। अब यहाँ पे जब प्रकाश का जब परावर्तन होगा, ये कैसे होगा, दर्पण के दबे हुए भाग से होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे,
अवतल दर्पण बोलते हैं। यही हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। बात समझ में आए बच्चों? ठीक, हाँ, बहुत सही। क्या कहलाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। अगली जो हेडिंग होगी वो आपकी होगी उत्तल दर्पण। क्या होगी, उत्तल दर्पण। बात समझ में आई? अब उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, सेम वही, बस जहाँ से हम बोल रहे हैं कि दबे हुए भाग से होता है, वही क्या बोल देंगे, उभरे हुए भाग से होता है। बस क्या लिखेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से होता है तो दबे हुए भाग से होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब इसका चित्र कैसे देखें, आइए देखते हैं। ये हमने बना दिया। अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ना, वो हमारा कैसा रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया। अब इस पे आने वाले प्रकाश किरण, इसका जब परावर्तन होगा किस भाग से होगा, उभरे हुए भाग से होगा, ऐसे। इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई? यदि स्क्रीनशॉट यहाँ तक आप लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर आगे चलते हैं। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई? यस आर नो? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कुछ नियम भी होते हैं। कहने का मतलब जैसे हो गया वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वो, और उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, ये सभी चीज़ें अभी हम जानेंगे। तो बच्चों इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको लिखाया जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लें वक्रता त्रिज्या, क्या बात कर लें, वक्रता, पहले वक्रता केंद्र समझो, वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, उसके बाद मुख्य फोकस, उसके बाद फोकस दूरी, उसके बाद ध्रुव, उसके बाद बात करें दर्पण का द्वारक। तो बच्चों इसमें हमारा जो है इम्पोर्टेंट वही चीज़ें हम लिखाएंगे, बाकी सभी चीज़ें आपको समझा देंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर हम बात करें वक्रता केंद्र, अभी आपको पता चला कि जो गोली दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो अगर हम ये गोला बना लें, बात समझ में आई, ये गोला बना लें, और इसका ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र है, बात समझ में आई, जो केंद्र है, इतनी बात समझ में आई। देखो वक्रता केंद्र कैसे बोलेंगे, परिभाषा केवल आप सुन लेना, फिर बाद में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए और हमें सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतनी चीज़ समझ में आए बच्चों? उसके बाद आ जाते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बात करें, वक्रता त्रिज्या। आपको पता होगा वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा या परिधि से, ये परिधि जो मिला रहे इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। लेकिन अगर हम आधे की बात करें तो यही हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, आइए इसको दर्पण बना के समझते हैं। जैसे मान लो हम बना लिए अवतल दर्पण, ये बना लिए अवतल दर्पण, और ये बना लिए उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसका ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें भी यही मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष।
और इसको बोलते हैं जो ये जिस बिंदु से, जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर इसका बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट बात करें, ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये जो दर्पण है जो बीचों बीच पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं, यानी पोल। इतनी बात समझ में आई। मुख्य अक्ष की परिभाषा सुनो। दर्पण के ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जरा समझो, अगर इस पर हम कुछ इमेजिन करें तो क्या ये गोला ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसमें कुछ इमेजिन करें तो गोला कुछ ऐसे ये बनेगा। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे हम बात कर ले, ये C हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ भी ये बात कर ले क्या हो गया C, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब समझो, वक्रता केंद्र से लेके दर्पण के ध्रुव P तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के केंद्र C से लेके दर्पण के ध्रुव P तक के बीच की दूरी जो होगी, यही दूरी हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसमें भी वही परिभाषा सेम लिखेंगे। वक्रता केंद्र C से लेके दर्पण के ध्रुव P तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो बच्चों आपके माइंड में ये चित्र सेव होना चाहिए, क्योंकि अभी जब चिन्ह परिपाटी नियम बताने लगेंगे तो वहाँ पे ये चित्र आपको अगर क्लियर रहेगा तो चिन्ह परिपाटी नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई, इतनी बात समझ में आई बच्चों। तो वक्रता त्रिज्या भी हो गया, ठीक। इसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल r से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना जरा, जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, क्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या, अब इसमें एक आपका फार्मूला बनता है F बराबर r/2। क्या बनता है, F बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि सर जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, अगर हमें फोकस दूरी चाहिए वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। यही हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से लेके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, फोकस दूरी हो गई, ठीक। अब यहाँ पे पहले मुख्य फोकस समझ लो, ठीक। क्या समझो, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस हेडिंग डालेंगे मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई, ठीक। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। आइए इसका चित्र देखते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये हो गया इसका ध्रुव P और ये हो गया क्या, C। अब यहाँ से समझना जरा, यहाँ पे ये समांतर प्रकाश किरण आ रही हैं। कैसे आ रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही हैं। अब यहाँ से जब दर्पण से इनका परावर्तन होगा, ये इसके फोकस F से होकर
जाएगी। बात समझ में आई? क्या होगी? जाएगी। अब इसी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगे इसे ही हम क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस बोलते हैं। और इसे ही हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। ये तो मिलती हुई हो गई। अब यह फिर मिलती हुई प्रतीत हूँ। क्या हो? मिलती हुई प्रतीत हूँ। आइए देखते हैं इसका कैसे बनेगा। ये हो गया। अब ये इसका ध्रुव P हो गया। अब इसके प्रकाश, इस पे प्रकाश किरण कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? तो प्रकाश किरण इसके पीछे जा नहीं पाएगा, तो ये उसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। उसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। इतनी बात समझ में? लेकिन ये हमें फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी? फोकस एफ से जाती हुई प्रतीत होंगी। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एफ बोलते हैं। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे समझना। अब अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे फोकस दूरी। क्या हेडिंग डालेंगे? फोकस दूरी। तो बच्चों क्या ये समझ में आया? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको बोलते हैं? आइए देखते हैं। फोकस दूरी। अब यहाँ पे देखो, मुख्य फोकस। क्या? मुख्य फोकस, फोकस एफ, कैपिटल एफ से ध्रुव P। क्या? ध्रुव P के बीच की दूरी, के बीच की दूरी दर्पण बीच की दूरी दर्पण या दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे समझो जरा। इसका मुख्य फोकस हो गया, यहाँ से लेके दर्पण तक के बीच की दूरी जो होगी यही क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई? ठीक। वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस दूरी हो गई। अब इसके बाद फोकस दूरी भी हो गई, मुख्य फोकस भी हो गया, ध्रुव P भी हो गया। दर्पण का द्वारक समझते हैं। क्या समझते हैं? दर्पण का द्वारक। मान लो बच्चों ये क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण। बात समझ में आई? दर्पण का जो ये बिंदु है यहाँ से यहाँ तक का, यही इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक कहलाएगा। क्या समझ में आया बच्चों इतना? ठीक। तो बच्चों ये चीज़ें हम जानते हुए चलेंगे और आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। ये जो अभी हमने फार्मूला बताया कि जो दर्पण होता है, ठीक है, उसकी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्यों होता है? आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। इसको हटा दे बच्चों। बिल्कुल। चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर में संबंध। इनके बीच में क्या संबंध होता है? ठीक है? तो इसका परिभाषा जरा समझना। ठीक। अब यहाँ पे समझना, जो मुख्य फोकस होता है इसका परिभाषा समझना। दर्पण का, ठीक है, दर्पण का मुख्य फोकस वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, ठीक है, ध्रुव P के बीच में होता है। इसलिए फोकस दूरी
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात समझ में आई? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका फार्मूला देखेंगे, स्मॉल एफ बराबर r/2। बच्चों यही हमारा क्या होता है, स्मॉल एफ और स्मॉल आर में संबंध। बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो मुख्य फोकस होता है ना वो सी, ध्यान समझो। मान लो ये क्या है, दर्पण है। ये क्या है, दर्पण। ये इसका ध्रुव पी हो गया, ठीक, और ये इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। अब जो इसका मुख्य फोकस होता है ना वो पी और सी के बीच में स्थित होता है, इसलिए जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है तो अभी यहाँ पे डाउट क्लियर करो, ठीक, सही है। चलो ठीक है, आगे चले फिर। चलो अब आगे आपको यहाँ पे बात करें, अगर जैसे मान लो आपको दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन देखेंगे, इसी फार्मूले पे देखेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे चिन्ह परिपाटी नियम, तब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को कराया जाएगा। तब तक के लिए आपके लिए ये क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो बच्चों क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, तो बच्चों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।